हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। सो अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 और लेक्चर भी ये हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका हमने फॉर्मूला प्रूव किया था वी डी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम। ठीक है, और हमने एक रिलेशन भी निकाला था वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट आई और वी डी के बारे में। क्या था रिलेशन? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी वेर एन इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी अदरवाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। ओके, इसके बारे में रिलेशन निकाला था और हमने एक और रिलेशन वहाँ पे दिखाई दिया था, अगर आपको याद है तो, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ओके, निकाला था क्या ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में? अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पे यहाँ से हम अटके थे, वहीं से हम आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसके बाद हमारा टॉपिक आता है रेजिस्टर और रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टेंस ये वर्ड आप लोगों ने सुन रखा है। सपोज आप हाईवे पे चल रहे हो तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते तो आपकी गाड़ी अच्छी तरह से चलती है, लेकिन जब आप कोई ऐसे एरिया में से गुजरते हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो स्पीड ब्रेकर है वो क्या करती है? आपकी स्पीड को रेजिस्ट करता है। तो सेम थिंग यहाँ पे करंट को रेजिस्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर के तौर पे कई सारे डिवाइस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन रेजिस्टर का मीनिंग क्या करता है? जो करंट का फ्लो का अपोज करता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। वो सीधे सीधे करंट को नहीं जाने देता, बीच में आ जाता है वो। ठीक है, वो बोलता है तू मेरे में से गुजर, तू मेरे में से गुजर, उसको बोलते हैं रेजिस्टर। ठीक है, फैन है वो रेजिस्टर है, डिवाइस है। ठीक है, नाउ सी हियर रेजिस्टर। तो रेजिस्टर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? तो देखो यहाँ से मुझे पता चलता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम, इसको भी मैंने कांस्टेंट मान लिया। तो मैंने क्या किया, रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सोचो, सपोज कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, जितनी उसकी लेंथ ज़्यादा उतना रेजिस्टर ज़्यादा होगा। अरे सोचो, आपको कोई टनल में से पास होना हो, कोई टनल में से पास होना हो। ठीक है, अगर टनल में से आपको पास होना हो तो वो टनल छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए? अरे छोटी होनी चाहिए ना। छोटी होगी तो रेजिस्टर कम होगा, बड़ी होगी तो रेजिस्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल। जितनी लेंथ ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितना एरिया ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना एरिया ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, अदरवाइज उल्टा, जितना एरिया कम उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। समझ में आ रहा है? आपको एक टनल में से गुजरना है, सोचोगे, लेकिन वो टनल है वो आपके साइज से थोड़ी सी सर्कल में छोटी है, तो अगर आपको वहाँ से गुजरना है तो आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए जितना एरिया छोटा उतना रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो मिलेगा रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ऑलरेडी ये हमें यहाँ पे मिल चुका है, ये तो इस हिसाब से टेक्स्ट बुक में दिया है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और ये जो बाकी टर्म रहता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी कांस्टेंट टर्म। ये रहा, वेर रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। ये चीज़ ध्यान में रखना, बहुत ही बढ़िया है। रेजिस्टिविटी एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ, एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। ओके, नाउ सी हियर, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आप इसको बोल सकते हो। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये किसके ऊपर डिपेंडेड है? तो रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस समझना, रेजिस्टेंस अलग बात है, रेजिस्टिविटी अलग बात है। रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है,
रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती और लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी में एरिया भी नहीं आया, लेंथ भी नहीं आई, तो रेजिस्टिविटी है वो एरिया और लेंथ से इंडिपेंडेंट है। ये प्रॉपर्टी के, ये मटेरियल के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होती है। ये रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? मटेरियल के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होती है। और एक अनदर फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टर और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन लेंथ और एरिया पे रेजिस्टिविटी रो डिपेंड नहीं करती। लेंथ और एरिया पे कौन डिपेंड करेगा? ओनली रेजिस्टेंस। ये चीज माइंड में डालना। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? फाइन, आगे बढ़े क्या? देखो यहाँ पे रेजिस्टर का ऐसा यूनिट होता है ओम। रेजिस्टर को अपोजिट को हम बोलते हैं कंडक्टेंस, उसको कैपिटल जी से डिफाइन करते हैं। कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r। इसका यूनिट ओम इनवर्स, अदरवाइज मोह भी होता है, इसको ऐसे लिखते हैं मोह, ओम का उल्टा। देखो ओम ऐसे लिखते हैं OHM, तो इसका उल्टा MHO, मोह। ये किसका है? रेजिस्टर का यूनिट है, तो ये किसका बन गया? कंडक्टेंस का बन गया। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दो तो ये सिग्मा, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n² टाउ अपॉन m। दोनों याद रखना, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n² टाउ अपॉन m। इज इट क्लियर? समझ में आया? कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी से करंट ज्यादा फ्लो होता है। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी करंट के फ्लो होने का अपोज कर रहा है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस उसका मीनिंग रेजिस्ट, रेजिस्ट का मीनिंग होता है अपोज करना। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मीनिंग होता है उसको सपोर्ट करना, करंट को फ्लो होने देगा अगर कंडक्टर होगा तो। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? फाइन, ओके। नाउ सी हियर अगेन, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। रेजिस्टर का हमें फॉर्मूला क्या मिला था? ml/ne² टाउ इंटू ए। नाउ सी हियर, L और क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलो उसको हमने साइड में रख दिया। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करूंगा तो टेम्परेचर की रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, तो ध्यान से समझना। सपोज कोई कंडक्टर है, क्या है? सपोज कोई कंडक्टर है, तो समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर क्या किया? इंक्रीज किया। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, तो जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, ठीक है, वो अंदर अंदर उसका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से क्या होगा? उसके बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो एकदम स्पीडली होगा, स्पीडीली कोलिजन होगा, फटाफट 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 कोलिजन होगा। और इसकी वजह से क्या होगा पता है? उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। वेरी वेरी मोस्ट IMP ध्यान में रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल में क्या होता है? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट IMP का मार्क करके लिखना MCQ के लिए। वेरी वेरी मोस्ट IMP, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। सर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, सॉरी रो। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। हाँ सीधी सी बात है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल्सो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या क्या फर्क पड़ा? देखो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने R वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये जो ग्राफ है R वर्सेस T का, R वर्सेस T का ग्राफ, वो मुझे ऐसे मिलेगा। देखो यहाँ से ऐसे मिलेगा। देखो ये रहा R0, वेन ये टेम्परेचर है, ये डिग्री सेल्सियस में। जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तब भी मटेरियल में थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो होता ही है। कोई भी टेम्परेचर 0 डिग्री, कोई भी मटेरियल उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो उसमें होता ही है, ठीक है। लेकिन आप जैसे टेम्परेचर को 0 कर दोगे तो उसका मीनिंग ये नहीं कि उसमें रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है, ठीक है। एट 0 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर को नेगेटिव में ले जाओ, तब भी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। नाउ सी हियर,
यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला है रेजिस्टर और टेम्परेचर के बारे में। आर नॉट क्या है? आर नॉट है 0 डिग्री रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे। आर टी क्या है? रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है मोस्ट आईएमपी, इस पे से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी बीटा टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस, बट व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू 300 सेल्सियस हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। मेजोरिटी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो यहाँ से आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ से हमें देखो अल्फा को क्या बोलते हैं पता है? टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट, ओके। अल्फा आर टी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नॉट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 एज इट इज। यहाँ पे आप टेम्परेचर डिफरेंस भी इसको बोल सकते हो। इनिशियल टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 0 था, T2 इज इक्वल टू टी है, तो टेम्परेचर डिफरेंस T ही मिलेगा, T माइनस 0, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। इसको हम बोलेंगे अल्फा, अल्फा को बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी देखो यहाँ से अगर मुझे अल्फा फाइंड करना है तो आर नॉट को यहाँ पे नीचे लाओ तो आर टी अपॉन आर नॉट हो जाएगा, +1 यहाँ पे आएगा -1 हो जाएगा, तो आपको अल्फा की ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, कैसे मिली समझ में आया? नहीं आया? देखो दिखा देता हूँ। आर टी अपॉन आर नॉट हो गया, +1 यहाँ पे लाओ, -1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। इसका एलसीएम ले लो तो आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, अल्फा नीचे आ जाएगा, सॉरी टी नीचे आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे जो अल्फा होता है उसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स, बिकॉज ऊपर भी रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 अपॉन टेम्परेचर बचेगा, तो अब अवर यूनिट इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, 5 स्टार आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल चुके हैं ऑलरेडी। अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। ओके, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो यहाँ से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर खत्म किया था और यहीं से हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया। हमने देखा रेजिस्टर रेजिस्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर के इसके इफेक्ट क्या होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी पहले ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे हमने देखा रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे। देखो यहाँ पे सर ये ग्राफ है ना वो लीनियर ही क्यों आया? क्यों लीनियर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखो इसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ आप कंपेयर करोगे ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको जो इंटरसेप्ट मिलेगा वो आर नॉट मिलेगा। ये रहा आर नॉट, देखो इसको कंपेयर करो, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा इंटू टी। ये बन गया y, ये बन गया हमारा एम एक्स और ये बन गया हमारा c। c मीन्स इंटरसेप्ट आर नॉट, तो ये वैल्यू मुझे मिली आर नॉट। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, टेम्परेचर स्लोप कितना मिला? आर नॉट इंटू अल्फा, तो ये जो मुझे स्लोप मिला वो कितना मिला? आर नॉट इंटू अल्फा। कई बार पूछते हैं फाइंड द स्लोप, तो स्लोप हमें पता होना चाहिए क्या होता है, आर नॉट इंटू अल्फा। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखना, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने रेजिस्टर के ऊपर कमेंट किया, नाउ कमेंट करने वाले हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। हम लोगों ने देखा आर इज इक्वल टू एम एल अपन एन ई टाउ इंटू ए, ठीक है। एन ई स्क्वायर आता होगा शायद, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। 1 मिनट, हाँ एन ई स्क्वायर इज टाउ इंटू ए। ओके, नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी, तो ये जो टर्म है ये रेजिस्टिविटी कहलाएगी, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। तो मैंने बोला आपको अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन ये लोगों ने प्रैक्टिकली ऐसा देखा कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो ये ग्राफ ये लोगों को इस टाइप से मिला, ये वाला। समझ में आ रहा है? रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया तो कैसा कैसा मिला है इसको? ये पैराबोला टाइप का दिखता है, ठीक है। और
ये ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे पड़ा। अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स में रेजिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। मेटल्स में रेजिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जबकि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या होता है कि सेमीकंडक्टर होती है, उसकी जो एनर्जी होती है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर जितनी हाई नहीं होती और इंसुलेटर जितनी लो भी नहीं होती। ठीक है, आप उसमें थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री वो कंडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इतना भी जल्दी रेडी नहीं होते। तो ये लोगों ने प्रैक्टिकली ऐसा प्रूव किया कि ये जो सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। और यहाँ पे ये जादू हो गया और सेमीकंडक्टर का हम यूज़ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस बनाने में करते हैं। सेलफोन बनाना है, लैपटॉप है, एलईडी है, ठीक है, ये सभी बनाने में हम सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ करते हैं। इसका पूरा चैप्टर है 12th में, चैप्टर नंबर 14, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में वहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम एलॉय की, उससे कम सेमीकंडक्टिव और कम से कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? कंडक्टर की। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी? कंडक्टर की, उसके बाद सेमीकंडक्टर की, उसके बाद एलॉय की, और सबसे कम कंडक्टिविटी इंसुलेटर की। कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? जो अपने में से करंट को ज़्यादातर फ्लो होने दे उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, और कंडक्टर अपने में से करंट को ज़्यादा फ्लो होने देता है। समझ में आया? कंडक्टर, इट इज अ डिवाइस, कंडक्टर अपने में से करंट को ज्यादा फ्लो होने देता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। वायर है इसीलिए तो हम वायर का यूज करते हैं, वायर में से करंट इजीली फ्लो हो पाता है। इज इट क्लियर? नाउ देखो यहाँ पे ये बढ़िया टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज कई बार पूछे जा चुके हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। कौन सा वायर? स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो, ये एक वायर है जिसकी लेंथ L1 है, रेजिस्टेंस रो है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी रो है। जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। आप ये वायर को खींचो, मरोड़ो, जो भी करना है वो करो, रेजिस्टिविटी उसकी रो की रो ही रहेगी। ओके, चलो, तो मेरे माइंड में सर चला गया रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी में नो चेंज। ओके, नाउ सी हियर, ये वायर को आप खींचोगे उसकी लेंथ में चेंज आएगा, उसके एरिया में चेंज आएगा, लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। अरे वॉल्यूम, अरे सोचो, एक इरेजर है, इरेजर, उसका वॉल्यूम पहले V था, ठीक है, बाद में आपने उसको खींचा तो उसके लेंथ में चेंज आया, एरिया में चेंज आया, वॉल्यूम तो वही रहा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, किसी भी वायर को जब हम खींचते तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखना। आफ्टर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका वॉल्यूम बनेगा A1L1, इसका वॉल्यूम बनेगा A2L2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ A1L1 इज इक्वल टू A2L2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L2/L1 इज इक्वल टू A1/A2। ओके, नाउ सी हियर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू रो L1/A1। तो रो L1/A1, रो तो कॉमन है, मैंने कांस्टेंट निकाल के कैंसिल कर दिया। R2 इज इक्वल टू व्हाट? रो L2/A2। तो रो भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो, आप L1/L2 की जगह पे, L1/L2 की जगह पे यहाँ पे उल्टा L1/L2 की जगह पे A2/A1 भी रिप्लेस कर सकते हो। तो आपका आंसर आएगा A2/A1, A2/A1 मीन्स A2/A1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बन सकता है, वेरी वेरी मोस्ट IMP। अदरवाइज आप A2/A1 की जगह पे L1/L2 भी रिप्लेस कर सकते हो। इसका उल्टा कर दो, A2/A1 इज इक्वल टू L1/L2। तो L1/L2 L1/L2 ये फॉर्मूला भी बन सकता है, वेरी वेरी मोस्ट IMP। ठीक है, मोस्ट IMP। एरिया इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर, और स्क्वायर तो है ही, तो R2/R1 रेज टू 4। तो रेजिस्टेंस और रेडियस ऑफ द वायर, इसका भी फॉर्मूला मिल गया, R2/R1 इज इक्वल टू R रेज टू 4। वेरी वेरी मोस्ट IMP। यहाँ से आप π/4 d स्क्वायर भी लिख सकते हो, एरिया इज इक्वल टू, तो डायमीटर के साथ का भी फॉर्मूला मिल गया। समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस के साथ लेंथ, एरिया, रेडियस या तो डायमीटर का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो आप यहाँ से उठा के डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। यहाँ से आपको जब एंट्रेंस
एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे तो इसमें से इतने सारे एमसीक्यूज निकलेंगे, आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक सर ने बोला था। बढ़िया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ सी हियर, इसकी कुछ चीजें हैं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, सपोज इसकी लेंथ इनिशियल L है, L1 इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे, L, और बाद में जो L2 है ना, इसकी लेंथ मैंने n टाइम इंक्रीज कर दी, मींस NL कर दी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे L1 मुझे फाइंड करना है R1 अपन R2, R1 अपन R2, तो L1 की जगह पे L रिप्लेस करो, L2 की जगह पे NL रिप्लेस करो, L से L कैंसिल, तो R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1, वेरी वेरी मोस्ट हाई, ध्यान में रखना। किसी भी कंडक्टर की लेंथ जब आप n टाइम इंक्रीज करोगे तो उसका नया रेजिस्टेंस आपको मिलेगा n स्क्वायर इंटू R1। डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछेगा, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई एक लेंथ का कंडक्टर है, उसकी लेंथ 10 टाइम्स कर दो तो नया रेजिस्टेंस 10 स्क्वायर इंटू 100। अरे समझ में आ रहा है क्या, इज इट क्लियर, ओके। देखो यहाँ पे अगर रेडियस की बात करें तो अगर रेडियस हम 1/n टाइम्स डिक्रीज कर दे, 1/n टाइम्स, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 1/n टाइम्स डिक्रीज कर दोगे तो 1/n⁴ हो जाएगा, 1/n स्क्वायर टाइम्स, तो रेडियस हमें मिला। देखो यहाँ पे R1/R2, R1/R2, रेडियस का फंडा क्या बोलता है, R2/R1 होल रेज़ टू पावर 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर इफ रेडियस रिड्यूस बाय 1/n टाइम्स, अगर रेडियस को हमने रिड्यूस किया, रिड्यूस मीन्स डिक्रीज किया, इसका मीनिंग क्या होता है, सपोज R1 इज इक्वल टू R है तो R2 इज इक्वल टू R/n हो जाएगा, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। सो R1/R2, R2 कितना है हमारे पास, R/m इंटू R1 डिनोमिनेटर में है कितना है R, ये रेज़ टू पावर 4, R से R कैंसल, तो देखो यहाँ पे R1/R2 इज इक्वल टू 1/n रेज़ टू पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। इज इट क्लियर, R2 इज इक्वल टू n रेज़ टू 4 इंटू R1। समझ में आया क्या, बहुत ही क्लासिक फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब। कोई प्रॉब्लम, डायरेक्टली यूज करूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वहां पे, ओके। सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। देखो यहाँ पे जो पहला पोर्शन था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये हमने कंप्लीट किया। इसके बाद आएगा कलर कोड ऑफ द रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैटरी, ये सब नए नए टर्म्स आएंगे। तो पहले यहाँ तक खत्म करके हम इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो पहले, जो भी एग्जांपल्स है वो पहले हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं, ओके। आइए देखिए, अभी हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे, तो उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक नया टर्म बाकी है, मोबिलिटी। मोबिलिटी किसको बोलते हैं, किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड VD/E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे ही हम बैटरी अप्लाई करेंगे, तो बैटरी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज पार्टिकल है वो ड्रिफ्ट होने लगेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। ध्यान में रखना, कई बार पूछते हैं मोबिलिटी फाइंड करो, हमें आना चाहिए, ठीक है। नाउ देखो, इतने फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे हैं, इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। V इज इक्वल टू IR, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I/A, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन I इज इक्वल टू NEAVD, J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये ओम्स का वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V इंटू L होता है, हमें पता है। R इज इक्वल टू ML/NE² टाउ इंटू A, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी मिलेगी M/NE² टाउ, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूलाज अभी हम लोगों ने प्रूव किया, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, और T कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा कहा है कि एक कॉपर का कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2 mm², ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी गिवन है 6.25 इंटू 10⁷ सीमेंस पर मीटर, और इसमें से करंट जो पास हो रहा है वो 1 एम्पियर है। तो हमें पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ सी हियर, तो हमारे पास ये वाला रूल है क्या, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, कंडक्टिविटी है, J हमें मिल जाएगा, J इज इक्वल टू I/A, I इज ऑल्सो गिवन, एरिया इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। सो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, J की जगह पे रख दो I/A, सिग्मा इंटू E, E को मैंने सब्जेक्ट बना दिया तो E इज इक्वल टू I/A इंटू सिग्मा। सभी वैल्यू मेरे पास है, रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 8 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर।
समझ में आया क्या? इजी एग्जांपल था, मैंने स्टार्टिंग बहुत इजी लेवल से किया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके, ठीक है। देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल सेम, एक कॉपर का वायर है, ठीक है, कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm² है, इसका पोटेंशियल दिया है, अगर बैटरी के साथ कनेक्ट करो पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया है, इसमें जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है वो दिए है 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ओके, तो हमें इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। अरे भाई बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। देखो यहाँ पे सर करंट तो दिया ही नहीं, अरे करंट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, V = IR बनता है क्या? रेजिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल दिया है, तो करंट I = V/R लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, I = NEAVD। ओके, सो I = NEAVD, I नहीं है तो V/R अप्लाई कर दो, I = V/R, V पोटेंशियल, R रेजिस्टेंस, दोनों गिवन है 10 और 10। ओके, तो इसका वैल्यू तो 1 बन जाएगा। NEAVD, VD को सब्जेक्ट बना दो, सो VD = ये V पोटेंशियल अपन R NEA। ओके, वैल्यू पुट करना ये आपके लिए होमवर्क में है। ओके, क्या आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट वन इज, हमें ऐसा बोला है फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन कोलिजन एंड फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कॉपर एट रूम टेम्परेचर। ओके, हमें फाइंड करना है, एक तो रिलैक्सेशन टाइम मीन्स टॉ और कोलिजन मीन्स मीन फ्री पाथ मीन्स लैम्बडा। ठीक है, इतना डेटा हमें क्वेश्चन में दिया है, डेंसिटी दी है, चार्ज डेंसिटी दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है। ठीक है, तो हमें रिलैक्सेशन टाइम फाइंड करना है। तो याद करो रिलैक्सेशन टाइम किस में आता था, याद है क्या? रो इज इक्वल टू m/ne² इंटू टाउ। बार बार कह के मर गया मैं, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, टाउ को सब्जेक्ट बना दो, सो टाउ इज इक्वल टाउ इज इक्वल टू m/ne² इंटू रो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9.1 × 10⁻31, चार्ज डेंसिटी 8.5 ई स्क्वायर 1.6 × 10⁻19, एंड लास्ट वन क्या बचा? डेंसिटी रो ऑफ कॉपर 1.7 × 10⁻8। ओके, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? नाउ वी हैव टू फाइंड मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला है, रिलैक्सेशन टाउ टाइम टाउ इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ लैम्बडा अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अदरवाइज आरएमएस वेलोसिटी भी आ सकती है, हम यहाँ पे ड्रिफ्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्बडा को सब्जेक्ट बना दो, तो लैम्बडा इज इक्वल टू टाउ इंटू वीडी। टाउ तो हमने फाइंड किया, ये रहा 2.5 × 10⁻14, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है क्या? हाँ, कहाँ गई? ये रही 1.6 × 10⁻4। इसका सॉल्यूशन करो तो आपको मीन फ्री पाथ मिल जाएगा 4 × 10⁻18 मीटर। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, नाउ देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताया है, और एमसीक्यूज में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है। अभी 3 चीज़ें इसमें पूछी है। पहली चीज़, अगर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया की रेडियस डबल कर दे, रेडियस क्या कर दे? डबल, तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? तो मैंने अभी यार शॉर्ट ट्रिक में बताया क्या मिलेगा? न्यू रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू n⁴ इंटू R1। याद है रेडियस के बारे में? n इज इक्वल टू कितने टाइम्स किया वो लिखो, डबल। डबल का मीनिंग 2 लिखो, 2⁴ 16। सो आवर आंसर इज 16R। जो नया रेजिस्टेंस मिलेगा वो इससे 16 गुना बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? वायर को अगर स्ट्रेच किया तो। नाउ सी हियर, ये बहुत बढ़िया वाला है। इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देखो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, याद रखना ये वाला। लेंथ ऑफ द वायर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो तो रेजिस्टर में क्या होता है? 2 डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा स्क्वायर अपन 100, ही याद रखना। 2 डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा स्क्वायर अपन 100, 2 डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा स्क्वायर अपन 100। डेल्टा मीन्स जो भी परसेंटेज में चेंज दिया है वो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस यूज करो, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस यूज करो। यहाँ पे 10% इंक्रीज है तो डेल्टा की जगह पे 10 लिख दो, 2 × 10 20, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 कैंसिल, 1 हो जाएगा। सो 20 + 1 कितना चेंज आएगा रेजिस्टर में? 21%। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर लेंथ 20% हो जाती है तो रेजिस्टर क्या हो जाएगा? 44%। इसमें रख दो 2 × 20, 20 × 2 40 इंक्रीज बोला है, तो 20 का स्क्वायर 400 अपन 100, 0 कैंसिल, 4 बचेगा, 40 + 4 44%। दिस वन इज योर आंसर। मोस्ट IMP इस टाइप के क्वेश्चंस आपको
बहुत सारे एंट्रेंस में दिखेंगे, ठीक है, जो आप पास्ट ईयर्स के आप सॉल्व करोगे तब। ओके, समझ में आ रहा है क्या? प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन में ऐसा कहा है द रेजिस्टेंस ऑफ थिन सिल्वर वायर इज 1 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ पे देखो फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो ये टी नॉट इज गिवन 20 डिग्री, तब रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, आर नॉट की वैल्यू गिवन है 1 ओम। ओके, नाउ द वायर इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड बाथ। जब हमने वायर को लिक्विड बाथ में प्लेस किया तो सीधी बात है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, सो इट्स रेजिस्टेंस बिकम 1.2 ओम। उसका रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर पे कितना बन गया, 1.2 ओम बन गया। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, तो वो बाथ का टेम्परेचर क्या होगा। तो समझो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या दिया है मुझे, टी नॉट, जब रेजिस्टेंस आर नॉट की वैल्यू क्या है 1 ओम। ठीक है, तो आर नॉट 1 ओम, टी नॉट 20 ओम। अभी टी टेम्परेचर पे मींस ये जो टी टेम्परेचर है वहां पे रेजिस्टेंस बन गया 1.2। तो ये टी टेम्परेचर कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है। अल्फा इज गिवन 3.8 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो देखो यहाँ पे ये तो 1 नीचे आ जाएगा तो 1.2 बनेगा, +1 लेफ्ट हैंड साइड आएगा -1, सो 1.2 - 1, ये पूरा टर्म मल्टीप्लीकेशन में तो वही नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बचा t - 20। सो t - 20 इज इक्वल टू 1.2 - 1 मीन्स 0.2 अपॉन 3.8, ये 10⁻³ ऊपर चला गया, 10⁻+3 हो गया। यहाँ पे ये 0 कैंसिल कर दिए, 2/38, सो 1/19 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो इसका अगर मैंने सॉल्यूशन किया तो मेरा आंसर आता है 52.6 -20 राइट हैंड साइड जाने दो, योर आंसर इज 72.6। इसका मीनिंग क्या हुआ कि व्हेन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कितना होगा 72.6 होगा, तब इसका रेजिस्टेंस 1.2 ओम बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कहाँ से कहाँ तक, 20 से 72.6 तक इंक्रीज हुआ। अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे नेक्स्ट वन बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये वाला। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, आइस, आइस का मीनिंग होता है एट 0 डिग्री, इनिशियली आई 0। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर का मीनिंग होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। एंड हॉट बाथ, हॉट बाथ का मीनिंग होता है टी टेम्परेचर, आर टी हम लिखते हैं वो, ठीक है। आर 6 ओम, 6.5 ओम एंड 6.2 ओम, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ। हॉट बाथ का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला वहाँ पे बताया था, टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट, ठीक है। आर सभी वैल्यू गिवन रखी है, आर नॉट इज गिवन, ये रहा 6 ओम, ये हमें दिया है 100 बॉइलिंग पॉइंट, ये हमें दिया है टी टेम्परेचर पे 6.2, वैल्यू इसमें रख दो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, कितना आता है 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें आंसर डिग्री सेल्सियस में आता है, अगर केल्विन में पूछा है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन में ऐसा कहा है द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, किसी वायर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट इतना दिया है 0.00145 डिग्री सेल्सियस। एट 100 डिग्री सेल्सियस इट रेजिस्टेंस इज 2 ओम। समझो व्हेन टेम्परेचर इज 100 डिग्री, यहाँ पे आर नोट जैसी कोई चीज नहीं है। व्हेन टेम्परेचर इज 100 डिग्री तो इस टेम्परेचर पे मीन्स आर टी इज गिवन 2 ओम। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है जब आर टी की वैल्यू 3 ओम होगी तब टेम्परेचर कितना होगा। ये एग्जाम्पल को 5 स्टार कर देना, क्योंकि कई बार इस टाइप के एग्जाम्पल पूछते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आता है ना, लेकिन डेल्टा टी को हम टी माइनस टी नॉट लिख सकते हैं। तो इनिशियली 0 था, डायरेक्ट टी टेम्परेचर दिया है हमें, तो सिर्फ हमें यही पुट करने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर टी इज गिवन 2 और यहाँ पे T1 बोल सकते हो आप, T1 कितना दिया है 100, आर टी 2 3 ओम, यहाँ पे T नहीं दिया है, T2 फाइंड करना है, मैंने लिख दिया T2। अभी मैंने किया इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1, 3/2, आर नॉट से आर नॉट कैंसल, 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा, इससे इसको डिवाइड कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 प्लस 300 अल्फा इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 2 अल्फा T2, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 1 हो जाएगा 1, 1 प्लस 300 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये जो 2 अल्फा बचेगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू चेक करना, अल्फा की वैल्यू आप कौन सी पुट करोगे, ये वाली वैल्यू अल्फा की पुट करना, यहाँ पे भी अल्फा की ये वाली वैल्यू पुट करना, क्या आंसर आता है चेक करना।
आपका आंसर आना चाहिए 394.8 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी चेक कर लेना क्या आंसर आता है, ठीक है। अगर आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के बोल देना। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।